नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। एक्सेल एंड वीबीए पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉजिकल फंक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस में जो हमारे फॉर्मूलाज आते हैं या फंक्शंस आते हैं वो होते हैं हमारे इफ, एंड, और, नॉट। इफ के साथ आपका एंड, इफ के साथ आपका और, एक्सओआर, इफ एरर, इफ एनी, ये सब जो हैं हमारे ये होते हैं लॉजिकल फंक्शन। तो चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे और समझते हैं इन फॉर्मूलास को। आ गए हम अपनी एक्सेल शीट पे और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। अब इस डेटा सेट को यूज करके हम समझेंगे लॉजिकल फंक्शंस को। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूलाज को हम कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ टैब में देख सकते हैं ऊपर हमारा एक होता है फॉर्मूलाज। इस फॉर्मूलाज में आप जब जाएंगे और यहाँ पे जब आप इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिख सकता है जितने भी हमारे एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हमारा शो है, मीन्स अभी रिसेंटली में हमने जिस जिस फंक्शंस पे काम किया वो यहाँ पे अभी शो कर रहा है। जैसे कि हमने एंड यूज किया तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि एंड फॉर्मूला यूज कैसे होता है, ये चीज बताया गया है यहाँ पे। एंड लॉजिक 1, लॉजिक 2 और सो ऑन, आप कितने भी इसमें लॉजिक्स लिख सकते हैं। एंड क्या करता है वो भी चीज यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि चेक वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। इसका ये कहने का सेंस है कि एंड आर्गुमेंट क्या करता है कि एंड आर्गुमेंट के अंदर हमने जितने भी लॉजिक्स लिखे हैं अगर वो सारे के सारे लॉजिक्स जो हैं उनका जो रिजल्ट ट्रू आएगा तो आपका ओवरऑल जो एंड का रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी फॉर्मूले को समझना हो कि वो बेसिकली क्या होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ अभी हमने ऑल पे क्लिक किया। ऑल पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी आपके एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शन या फॉर्मूला होता है वो सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ शो कर देता है। आप यहाँ से अपने यूज के हिसाब से आप यहाँ पे अपने फॉर्मूलेस को पिक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे गया, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एवरेज है। एवरेज का यहाँ पे नीचे उसने शो किया कि एवरेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या यूज होता है, वो चीजें यहाँ पे सारी डिटेल में है। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। अगर जैसे मैं फाइनेंस से रिलेटेड कुछ वर्क करता हूँ और मुझे फाइनेंशियल फॉर्मूलेस चाहिए तो मैं यहाँ से फाइनेंशियल सेलेक्ट करके और जितने भी फाइनेंस के अंदर हमारे फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। वैसे ही हम डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे तो जो डेट टाइम से रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं वो शो कर देगा आपको, जैसे यहाँ डेट वैल्यूज है, डेज हैं। तो ये होता है आपका, अगर आपको कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऑलरेडी आइकन बना के भी शो किया हुआ, जैसे कि यहाँ पे ये लॉजिकल फंक्शंस हैं तो हमें आज लॉजिकल फंक्शंस करने, तो हम यहाँ से भी जाके हम डायरेक्ट फॉर्मूलेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा तरीका फॉर्मूलाज इंसर्ट करने का। अब चलते हैं अपने लॉजिकल फंक्शन के बारे में। जैसा कि आज हम इस वीडियो में हमें लॉजिकल फंक्शंस के बारे में समझना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन किया था कि ये जो हमारे फॉर्मूलाज हैं ये लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इफ, एंड, और, नॉट, इफ एंड, इफ और, एक्सओआर, इफ एरर, इफ एनी, ये सारे जो हमारे वो लॉजिकल फंक्शंस हैं। तो एक एक करके अब इनको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एंड की तरफ। एंड जो आपको यूज करना है उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में जब हम यूज करते हैं तो हमें उस सबसे पहले लिखना होता है इक्वल टू, देन हम फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने लिखा एंड। एंड को आप लिखेंगे, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आता है आपका लॉजिक 1। आप इस एंड के अंदर कितने भी लॉजिक्स दे सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे अभी 2 लॉजिक्स पे काम करेंगे। जैसे कि ये हमारा डेटा है। अब यहाँ पे क्या है, इस स्टूडेंट ने के मार्क्स अगर सपोज दैट 300 से ज़्यादा हैं। दूसरा हम लॉजिक ये लिख रहे हैं इसमें यहाँ पे कि अगर इस स्टूडेंट के मार्क्स 500 से कम है, मीन्स ये जो सेम मार्क्स है अगर ये 500 से कम है
तो हमें ट्रू शो होना चाहिए। एंड जो होता है, एंड जो भी रिजल्ट देगा आपको वो ट्रू या फॉल्स में देगा, मीन्स बुलियन में आपको रिजल्ट शो करेगा। तो अब मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो रिजल्ट आया वो ट्रू आया। अब सेम फॉर्मूले को हम कंट्रोल डी करके ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहले दो ट्रू हैं, थर्ड हमारा जो आया ये फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया हम इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा कि G4 में जो हमारी वैल्यू है वो 300 से ज़्यादा है, नहीं, क्योंकि G4 की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 246 है, जो कि 300 से कम है। तो जो ये पहला लॉजिक हुआ ये तो हमारा इस गलत हो गया। बट दूसरा लॉजिक क्या कह रहा है कि G4 की वैल्यू 500 से कम होनी चाहिए, तो ये तो सही है, 246 500 से कम है। तो इस एंड कंडीशन में जो हमने दो लॉजिक लिखे उन दोनों लॉजिक का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है, मीन्स पहले लॉजिक का जो रिजल्ट है वो फॉल्स है एंड दूसरे लॉजिक का जो रिजल्ट है वो है ट्रू। तो इसलिए एंड ने फॉल्स दिया। रीजन क्या है, एंड अपने आप ये कहता है कि एंड के अंदर आप जितने भी लॉजिक्स लिखते हैं उन सब लॉजिक्स का जो रिजल्ट है अगर वो ट्रू आएगा तभी एंड जो है आपको रिजल्ट ट्रू शो करेगा। बट अगर किसी भी एक लॉजिक का रिजल्ट जो है वो फॉल्स आता है तो आपका आंसर जो आएगा एंड के थ्रू वो आएगा फॉल्स। इसलिए हमारा इस कंडीशन में फॉल्स आया। बट अब इसके नीचे हमने अगर ये ट्रू की कंडीशन देखें तो यहाँ हमें ये जो आंसर आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि G5 की जो वैल्यू है मीन्स 334 ये 300 से ज़्यादा है, तो ये हमारा पहला लॉजिक भी ट्रू है। दूसरा क्या है, G5 में 500 से कम होना चाहिए, तो हमारा ये जो है ये 500 से कम है, मीन्स ये जो लॉजिक है दोनों ही लॉजिक हमारे ट्रू है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट ट्रू है। बट ऊपर वाले केस में क्या था, हमारा एक लॉजिक फॉल्स था एक लॉजिक ट्रू था, इसलिए हमारा जो रिजल्ट आया वो आया फॉल्स। तो ये होता हमारा एंड लॉजिक। अब चलते हैं हम और की तरफ। और में हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स इक्वल टू OR देन ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे भी हम वही लॉजिक्स लेंगे, दो लॉजिक्स लेंगे कि अगर G2 की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन 300 है तो हमें ट्रू शो करे, ये पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक हमें ये लिखना है कि अगर G2 की वैल्यू 500 से कम है। तो ये हमने यहाँ पे दो लॉजिक्स लिखे। अब अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। बट अगर मैं यहाँ कंट्रोल डी अगर अभी मैं प्रेस करता हूँ तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो सारा का सारा ट्रू होगा। क्यों, अभी पहले हम कंट्रोल डी प्रेस करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए जैसे मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए वो सारे के सारे ट्रू हैं। बट एंड के केस में क्या था, ये हमारा फॉल्स था, बट यहाँ पे और के केस में ये ट्रू हो गया। तो और एंड में बेसिकली डिफरेंस क्या है, और में भी हमने सेम लॉजिक लगाया जो एंड में लॉजिक लगाया, बट डिफरेंस ये है आपका कि और ये कहता है कि आपने जितने भी लॉजिक्स लिखे हैं अगर उसमें से कि कोई सा एक लॉजिक भी अगर ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा, बेशक बाकी सारे लॉजिक आपके फॉल्स हो। मैंने जैसे सपोज दैट 3 लॉजिक लिखे, उसमें से पहला लॉजिक मेरा ट्रू हो गया, बाकी 2 लॉजिक मेरे फॉल्स हैं, तो भी रिजल्ट मेरा ट्रू आएगा। इसीलिए यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो, सारे के सारे मेरे रिजल्ट ट्रू है। रीजन, जैसे कि ये एंड वाला हम केस देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा जो आंसर था वो फॉल्स था बट यहाँ पे ट्रू है। क्यों, अब देखिए G4 की वैल्यू जो है वो 300 से ज्यादा है पहले लॉजिक के हिसाब से, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। बट सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि G4 की वैल्यू ग्रेटर लेस देन आपकी 500 है, यस, 246 जो है वो 500 से लेस है, मीन्स इस कंडीशन में मेरा जो सेकंड लॉजिक था ये ट्रू हो गया, इसीलिए मेरा जो रिजल्ट आया वो ट्रू आया। और में एंड में यही डिफरेंस है कि एंड में आपका एंड में सारे के सारे जो लॉजिक्स हैं ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। बट और के केस में आपका अगर एक भी लॉजिक ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आएगा। तो ये होता है हमारा एंड और। अब चलते हैं हम अपने इफ कंडीशन की तरफ। अब इफ कंडीशन में क्या, एंड और में क्या है कि जो आपका रिजल्ट आता है वो हमेशा बुलियन आएगा, मीन्स ट्रू या फॉल्स आएगा। बट अब मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी मैं कंडीशंस लिखूं कि अगर वो ट्रू हो तो वहां पे मैं अपना रिजल्ट शो करूं, या फॉल्स है तो मैं वहां पे अपना रिजल्ट शो करूं, मीन्स अपना इनपुट मैं वहां पे शो करूं।
तो वैसी कंडीशन में हम इफ का यूज करते हैं। चलते हैं देखते हैं प्रैक्टिकली इसको। इफ लगाया, यहाँ ब्रैकेट ओपन किया। इफ जो कंडीशन आपकी वो 3 पैरामीटर लेता है। पहला होता है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा होता है वैल्यू इफ ट्रू, मीन्स जो पहला हमने ये जो लॉजिकल टेस्ट किया है अगर उसका रिजल्ट ट्रू है तो हमें क्या करना है। एंड तीसरा पैरामीटर होता है वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर जो हमारा ये जो लॉजिकल टेस्ट है अगर इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा तो हमें क्या करना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिखते हैं। अभी हम लॉजिकल टेस्ट में ये लिखेंगे कि अगर इस बच्चे के मार्क्स, मीन्स अगर किसी बच्चे के मार्क्स 300 से अबव हैं तो उसे हमें गुड शो करना है, और अगर 300 से मार्क्स कम है तो हमें उसे एवरेज शो करना है। तो हमने यहाँ पे ये लॉजिक टेस्ट लिख लिया कि अगर G2 की वैल्यू ग्रेटर देन 300 है तो हमारा वैल्यू ट्रू होगा, तो हमें यहाँ रिजल्ट क्या शो करना है, गुड। बट अगर ये रिजल्ट जो है हमारा फॉल्स हो गया, ये जो लॉजिक टेस्ट है अगर ये हमारा फॉल्स हो गया तो हमें क्या रिजल्ट शो करना है, एवरेज। मीन्स अगर 300 से कम मार्क्स हैं तो वहाँ एवरेज शो करना है। तो ये हो गया हमारा इफ। इफ में आपके 3 पैरामीटर हो गए, पहला लॉजिक टेस्ट, दूसरा हो गया आपका वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या होगा, एंड तीसरा हो गया वैल्यू अगर फॉल्स है तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं एंड इसको पूरे फॉर्मूले को कंट्रोल डी करके हम ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पे पहले रिजल्ट में गुड है, दूसरे में भी रिजल्ट में गुड है, क्योंकि हमारी G3 जो है 300 से ज़्यादा है। यस, 300 से ज़्यादा, ये 351 है इसलिए रिजल्ट हमारा गुड आया। बट थर्ड कंडीशन में हमारा एवरेज है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दिया कि G4 है जो 300 से ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ तो ये 300 से ज़्यादा नहीं है, ये 246 है, इसलिए जो यहाँ पे रिजल्ट आया हमारा वो एवरेज आया। तो ये होता है हमारा इफ कंडीशन। होपफुली अभी तक आपको एंड और इफ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले फंक्शन की तरफ जो कि है हमारा इफ विथ एंड। मीन्स यहाँ पे जो है अब हम इफ और एंड दोनों का कॉम्बिनेशन करके फॉर्मूला बनाएंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ का क्या मतलब है, मीन्स इफ कंडीशन के अंदर अगर हम एक और इफ कंडीशन यूज करते हैं, उस इफ कंडीशन के अंदर हम अगर एक और इफ कंडीशन यूज करते हैं, तो इस तरीके के जो कंडीशंस होते हैं इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन यूज। अब इस चीज को, इस नेस्टेड इफ को और इफ एंड की कंडीशन को हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं कैसे हम यूज करते हैं। हमने यहाँ पे लगाया इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले इफ में समझाया था कि यहाँ इफ जो होता है वो 3 पैरामीटर्स लेता है। पहला होता है लॉजिक टेस्ट, दूसरा वैल्यू इफ ट्रू, एंड तीसरा होता है हमारा वैल्यू इफ फॉल्स। तो हम पहला यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो बच्चों की परसेंटेज है आपकी, तो हम यहाँ पे अब 3 कैटेगरी बनाएंगे कि अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 75% से अबव है तो उसे हमें फर्स्ट शो करना है। अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 75 से 50 के बीच में है तो हमें उसे सेकंड शो करना है। एंड तीसरा हम ये करेंगे कि अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 50 से कम है तो उसे हमें थर्ड शो करना है। तो चलते हैं देखते हैं इस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को। हमारा पहला लॉजिक टेस्ट है इफ के, अगर हमारी I2 की वैल्यू ग्रेटर देन 75 है परसेंटेज, मीन्स I2 की अगर वैल्यू हमारी 75% से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, मीन्स अगर ये लॉजिकल टेस्ट हमारा ट्रू है तो वैल्यू इफ ट्रू में हमें क्या डालना है कि ये हमारा फर्स्ट हो। तो ये तो हो गया हमारा कंडीशन कि अगर हमारे किसी बच्चे के मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं, परसेंट से ज़्यादा है, तो उसको हमें फर्स्ट शो करना है। बट अगर किसी बच्चे के 75% से कम है, मीन्स सेकंड कंडीशन, फॉल्स में आए हम यहाँ पे। अब यहाँ फॉल्स में आए तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अब सेकंड कंडीशन हमें ये चेक करनी है कि बच्चे के अगर 75% से कम है बट 50% से ज़्यादा है तो हमें उसको सेकंड शो करना है। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको एक कंडीशन लिखनी है। तो ये कंडीशन हम कैसे अब लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे फिर से हमें इफ यूज करना है। अगर आपको कोई कंडीशन लिखनी है तो आपको इसके लिए तो फिर से इफ यूज करना है। तो हम यहाँ पे इफ लगाएंगे एंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो ये पहली हमारी इफ कंडीशन थी उसके अंदर हमने फिर से एक इफ कंडीशन यूज किया, तो इसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। अब यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे। अब हमें लॉजिक क्या लिखना है यहाँ पे, आप इस चीज को ध्यान रखिए कि यहाँ पे अब 2 कंडीशन हम चेक करेंगे कि
बच्चे के मार्क्स क्या होने चाहिए, 75% से कम होने चाहिए बट 50% से ज्यादा होने चाहिए, तो ही हम उसको सेकंड शो कर सकते हैं। तो मीन्स अब यहाँ पे दो कंडीशन आपको चेक करनी है, तो दो कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो एंड लगा सकते हैं या और लगा सकते हैं। बट अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे एंड लगेगा या और लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका एंड लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें ये करना है कि अगर ये जो दोनों कंडीशंस है हमारी कि 75% से कम भी होना चाहिए एंड 50% से ज्यादा भी होना चाहिए, मीन्स दोनों कंडीशन जब ट्रू हो तभी आप सेकंड दे सकते हो ना उसको, तो इसलिए यहाँ पे हम एंड लगाएंगे। तो ये हमने लगाया एंड, देन इसका ब्रैकेट ओपन किया। अब ये फिर से हम लॉजिक लिखेंगे कि ये जो मार्क्स हैं वो लेस देन होने चाहिए 75%, एंड दूसरा लॉजिक क्या होना चाहिए कि सेम I2 की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 50%। तो हम इसको, ये हो गए दोनों लॉजिक हो गए, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज किया। तो ये जो कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, सेकंड। तो ये हमारा सेकंड हो गया। बट अब ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, जैसे पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो हमने एक और लॉजिक टेस्ट लगाया। बट अगर ये हमारी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हमें ऑटोमेटिक समझ आ जाए कि जो हमारे मार्क्स है वो 50% से कम है, तो हम यहाँ डायरेक्ट थर्ड लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड लिख दिया। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और यहाँ पे अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ जो रिजल्ट आया, जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आया वो फर्स्ट आया। अब सेम फॉर्मूले को हम कंट्रोल डी प्रेस करके ड्रैग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए पहला हमारा फर्स्ट है, दूसरे में सेकंड है। क्यों दूसरे में सेकंड, इसलिए आया कि जो ये मार्क्स है वो 70% है। मीन्स पहली कंडीशन तो इसमें फॉल्स होगी, दूसरी कंडीशन में ये आ रहा है कि हमारे मार्क्स जो है वो 75% से कम होना चाहिए बट 50 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको सेकंड शो करेंगे। तो ये हमारा सेकंड आ रहा है। अब तीसरी कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो मार्क्स है हमारे 49% है जो कि 50% से कम है, तो इसलिए यहाँ पे ये थर्ड शो कर रहा है। तो ये होता है हमारा इफ के साथ आप एंड कैसे यूज करते हैं, नेस्टेड इफ कैसे हम यूज करते हैं। आप होपफुली दोनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम दूसरे फंक्शन की तरफ अपने, जो कि है हमारा इफ ओ आर। मीन्स इफ और ओ आर दोनों को हम यहाँ पे अब यूज करेंगे। इफ और के लिए हम यहाँ पे एक लॉजिक लिखेंगे कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में अगर 33 से कम आ गए तो उसको हमें फेल शो करना है, अदरवाइज वो बच्चा पास है। जैसे कि आप इस कंडीशन में देख रहे हैं कि इस केस में बच्चे के सारे मार्क्स 33 से अबव हैं, तो ये बच्चा हमें पास शो करना है। बट यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन में जाते हैं, यहाँ पे हमने बच्चे के मार्क्स 33 कर दिए। अब हमें क्या चाहिए कि इस कंडीशन में अगर हम गए तो जो बच्चे के मार्क्स हैं वो 31 है, एसएसटी में मीन्स एक सब्जेक्ट में 33 से कम है, तो इस बच्चे को हमें फेल शो करना है। तो ऐसी जब कंडीशंस आती हैं तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें लगाना होगा यहाँ पे इफ और। देखिए यहाँ पे हमने लगाया इफ। अब यहाँ पे क्या है, हमें 5 लॉजिक्स चेक करने हैं। मीन्स मैथ के मार्क्स उसके चेक करने, साइंस के मार्क्स चेक करने, एसएसटी के मार्क्स चेक करने, एंड हिंदी के मार्क्स चेक करने, एंड इंग्लिश के मार्क्स चेक। मीन्स इंडिविजुअली इन सब मार्क्स को चेक करना कि कहीं ये 33 से कम तो नहीं है, और अगर ये 33 से कोई सा भी एक मार्क्स कम है तो हमें उसे फेल शो करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लगाएंगे और, क्योंकि और क्या करता है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे और। अब हम यहाँ पे लेंगे पहले मैथ के मार्क्स, यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर 33 से कम है तो उसे फेल शो करे, अदरवाइज अगर उसके साइंस में 33 से कम है तो उसे फेल शो करे, अगर उसके एसएसटी में 33 से कम है तो उसे फेल शो करे, अगर उसके मार्क्स हिंदी में 33 से कम है तो उसे फेल शो करे, या फिर इंग्लिश के मार्क्स अगर उसके 33 से कम है तो उसे फेल शो करें हम। तो ये हमारा हो गया और कंडीशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये हमने लॉजिकल टेस्ट तो लिख लिया, 5 हमारे लॉजिक टेस्ट हुए जो जिसको हमने और में यूज किया, बट अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो अगर हमारा रिजल्ट ट्रू आता है तो हमें क्या करना है, उसको फेल शो करना है।
हमने यहाँ फेल लगा दिया। उसी तरीके से बट अगर ये जो हमारे लॉजिकल टेस्ट है, अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आता है तो हमें क्या करना है, उस बच्चे को पास शो करना है। तो ये हमने लिख लिया एंड इसको हमने क्लोज कर दिया। अब एंटर प्रेस करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है हमारा पास का। अब इस फॉर्मूले को हम कंट्रोल डी से ड्रैग कर लेते हैं। जब हमने यहाँ ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं पहले कंडीशन में बच्चे का पास आ रहा है, दूसरी कंडीशन में भी पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के जो मार्क्स है किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं है। बट तीसरी कंडीशन में फेल आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके जो मार्क्स हैं एसएसटी में 33 से कम है, मीन्स 31 है, इसलिए यहाँ पे फेल शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये फेल शो हो रहा है। फिर उसके नीचे पास है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई मार्क्स 33 से कम नहीं, इसलिए यहाँ पे ये पास आ रहा है। अब उसके नीचे की कंडीशन यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे ये फेल शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे के इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो 33 से कम है, इसीलिए जो आपका रिजल्ट है वो फेल शो हो रहा है। तो ये होता है हमारा इफ और कंडीशन। अब चलते हैं हम अपने दूसरे फंक्शन की तरफ जो कि है XOR। XOR क्या है? बेसिकली XOR को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव OR। अब ये OR और XOR में डिफरेंस क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। XOR जो है आपका, ये एक्सेल 2013 ऑनवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको समझने के लिए हमारे पास ये हमने एक डेटा लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है। अब इस डेटा में क्या है हमारे पास कि कुछ स्टूडेंट्स के हमने नाम लिखे हैं, उनके टर्म 1 की परफॉर्मेंस है एंड टर्म 2 की परफॉर्मेंस है। हम चाहते हैं कि अगर बच्चा जो है अगर टर्म 1 में पास है बट टर्म 2 में फेल है तो उसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की जरूरत है। उसी तरीके से अगर बच्चा टर्म 1 में फेल है बट टर्म 2 में पास है तो उसको भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की जरूरत। मतलब ये है हमारा कि अगर बच्चा किसी भी एक टर्म में फेल है तो उसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की जरूरत है, बट अगर बच्चा दोनों ही टर्म में पास है तो उसको कोई इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की जरूरत नहीं। एंड अगर बच्चा दोनों ही टर्म में फेल है तो वो उसको भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फेल है, दोनों एग्जाम में फेल है। तो ऐसी सिचुएशन को हमें अगर करना है तो उसमें हम कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इफ और। क्या ये जो हमारी जो ये कंडीशन है क्या हम इफ और से फुलफिल कर सकते हैं, ये देखते हैं एक बार। हमने यहाँ पे इफ और लगाया। अब इफ और का फॉर्मूला होता है हमारा इफ, देन हमने लगाया यहाँ पे और। अब हमने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिखा कि अगर बच्चा टर्म 1 में अगर फेल है तो उसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की जरूरत है, या फिर अगर बच्चा टर्म 2 में फेल है तो भी उसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की जरूरत है। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। अब अगर ये वैल्यू ट्रू है तो उसको एग्जाम की जरूरत है, एग्जाम नीड। बट अगर बच्चा दोनों में ही पास है या दोनों में ही है फेल तो उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख दिया हमने नो नीड नो एग्जाम, ये हमने लिख दिया और ये फॉर्मूले को हमने क्लोज कर दिया। अब एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आ रहा है एग्जाम नीड। अब इसी फॉर्मूले को हमने कंट्रोल डी करके प्रेस कर दिया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं पहले में वो दिखा रहा है एग्जाम नीड है, क्यों? क्योंकि टर्म 1 में हमारा वो बच्चा फेल है बट टर्म 2 में पास है। तो ये तो हमारी जो कंडीशन थी ठीक है, जो हमें चाहिए था रिजल्ट वही आया। सेकंड केस में भी एग्जाम नीड है। हमारा कंडीशन के हिसाब से क्या था कि बच्चा टर्म 1 में पास है बट टर्म 2 में फेल है, तो एग्जाम नीड उसको है, एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम उसको देने की जरूरत है। हमारा यहाँ पे भी रिजल्ट परफेक्ट है। वैसे तीसरी कंडीशन में यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं दोनों में ही वो पास है, तो इस बच्चे को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। हमारा ये भी रिजल्ट ठीक है। बट लास्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा कि दोनों में बच्चा फेल है, और हमारी कंडीशन के हिसाब से ये था कि अगर बच्चा दोनों में ही फेल है तो उसको वो भी एग्जाम नहीं दे सकता है। बट यहाँ पे हमने इफ और के हिसाब से देख रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, एग्जाम नीड, मतलब उसको एग्जाम देने की जरूरत है, जो कि गलत है। तो जब हमारी ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे हम इफ और नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, एक्सओआर। एक्सओआर जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, दो आर्गुमेंट पे काम करता है, मीन्स पेयर के रिजल्ट पे वो काम करता है। अगर सपोज दैट मेरे दो आर्गुमेंट मैंने लिखे तो वो क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा और वो चेक करता है कि अगर उसमें से कोई एक रिजल्ट ट्रू है और कोई एक रिजल्ट फॉल्स है, मीन्स दो आर्गुमेंट हमने लिए, एक आर्गुमेंट का रिजल्ट हमारा ट्रू है, दूसरे आर्गुमेंट का रिजल्ट फॉल्स है,
तो आपका XOR जो है वो रिजल्ट शो करेगा वो ट्रू शो करेगा। बट XOR के कंडीशन में क्या है, अगर दोनों रिजल्ट हमारे ट्रू हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, या फिर हमारे दोनों ही रिजल्ट फॉल्स हैं तो भी हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ये होता है हमारा XOR। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। हम सेम सिचुएशन लेते हैं इफ XOR के थ्रू। इफ XOR, अब यहाँ पे हम सेम फॉर्मूले को यूज करते हैं। हमने ये लिया इफ, देन यहाँ पे हमने लगाया XOR। सेम लॉजिक कि अगर टर्म 1 में बच्चा फेल है तो भी उसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, या फिर अगर बच्चा टर्म 2 में फेल है तो भी उसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। अगर वो ये कंडीशन ट्रू है तो उसको क्या करना है, एग्जाम देना है, एग्जाम की जरूरत है उसको, एग्जाम नीड लिख दिया हमने। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या करना है, उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है एग्जाम नीड। अब इसी फॉर्मूले को हम कंट्रोल डी करके प्रेस करते हैं। आप अब यहाँ देखिए, पहली दो सिचुएशन में वो एग्जाम नीड दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चा एक टर्म में फेल है, एक टर्म में पास है। इसमें भी यहाँ पे टर्म 1 में पास है, टर्म 2 में फेल है, इसलिए इसने एग्जाम नीड दिया। बट थर्ड कंडीशन में क्या, बच्चा दोनों ही टर्म में पास है, तो हमें क्या है, जब दोनों में पास है तो उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर बच्चा दोनों ही टर्म में फेल है तो उसको भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। पहले हमारा इफ ओ आर से क्या था, रिजल्ट गलत आ रहा था, बट इफ एक्स ओ आर से हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। तो आप होपफुली समझ गए होंगे कि XOR बेसिकली करता क्या है। XOR दो आर्गुमेंट को कंपेयर करता है, दो आर्गुमेंट के रिजल्ट को देखता है। अगर उसमें से एक रिजल्ट ट्रू है, एक रिजल्ट फॉल्स है, तो आपका XOR हमेशा ट्रू शो करेगा। बट दोनों कंडीशन अगर ट्रू है या दोनों कंडीशन फॉल्स है तो XOR आपका जो रिजल्ट शो करेगा वो फॉल्स शो करेगा। कैसे, उसको हम सेपरेट भी देख लेते हैं सिंपली XOR यूज करके। अब यहाँ पे हम XOR यूज करते हैं। XOR भी आपका OR की तरह ही लॉजिकल बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है। अब हम सेम फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। ये लिया हमने कि अगर बच्चा फेल है तो भी हमें रिजल्ट ट्रू शो करे, एंड अगर ये कंडीशन भी फेल है तो भी हमें रिजल्ट शो करे। अब ये हमने एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे अब देखिए रिजल्ट ट्रू आ रहा है। एंड इसी को हम ड्रैग कर दें तो पहले दोनों ट्रू दिखा रहा है, बट दो लास्ट के दोनों जो है ये फॉल्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, सॉरी यहाँ दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड इस कंडीशन में दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, इसलिए जो XOR है वो रिजल्ट शो कर रहा है हमारा फॉल्स का। तो ये होता हमारा XOR। अब चलते हैं हम अपने इफ एरर और इफ एन ए की तरफ। इफ एरर क्या होता है? इफ एरर हमारा जो एक्सेल में इसलिए दिया गया कि जब हमें फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें कुछ एरर्स आती हैं तो उस एरर को हमें हैंडल जब करना होता है तो हम वहाँ पे इफ एरर लगाते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई डेटा सेट है और उस डेटा सेट में आपने फॉर्मूले लगा के कुछ चीज़ें आपने उसमें शो किया, जैसे कि हमारा यहाँ पे था, हमने एंड और इफ लगा के हमने कुछ डेटा अपने से बनाया है और इस डेटा को हमें अब किसी यूजर को शो करना, और यहाँ पे अगर कुछ एरर आती है तो वो उसको एरर, यूजर को एरर समझ में नहीं आएगा कि ये एरर क्या चीज है। तो वहां पे क्या है, उस एरर को हैंडल करने के लिए, उस एरर को हैंडल करके हम वहां पे अपना इनपुट शो कर सकें, इसलिए हम यूज करते हैं इफ एरर। सपोज दैट अब मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ कि अगर मैं ये जो नंबर्स हैं अगर इसको मैं डिवाइड बाई 0 कर देता हूँ तो ये डिविजिबल एरर है। मीन्स कोई भी नंबर जो है हमारा 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये हमारा एरर है। तो ऐसी एरर अगर मैं यूजर को दिखाऊंगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा ये क्या एरर है। बट अब इसको अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, इफ मैंने यहाँ लिखा इफ एरर, अगर ये मेरी एरर है तो यहाँ पे मैं अपना इनपुट दे दूंगा। इनपुट क्या दे दूंगा कि ये डिविजिबल एरर है, ये डिविजिबल एरर मैंने ये लिख दिया। अब आप यहाँ देखिए जो आपका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे डिविजिबल एरर आ रहा है। तो अब यूजर ज्यादा बेटर समझेगा कि भाई ये कोई एरर डिवीजन की एरर है। अगर ये एरर शो करते तो उसको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या एरर है। तो ये हमने यहाँ पे एरर हैंडल किया। आप यहाँ पे H14 की जगह आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया। अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ 0 से मैं डिवाइड करता हूँ तो ये देखिए आपका सेम रिजल्ट आ रहा है।
तो ये है आपका एरर हैंडलिंग कि अगर आपको कोई एरर को हैंडल करना है तो आप उस केस में इफ एरर यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से है आपका इफ एन ए। एक्सेल में जो आपकी हैश एन ए की एरर आती हैं आपकी, उसको हैंडल करने के लिए आपका इफ एन ए यूज किया जाता है। अब ये हैश एन ए की एरर क्या होती है, जैसे कि हम अपने फॉर्मूलाज में वी लुकअप ऐड करते हैं। सपोज दैट मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा अमित, एक स्टूडेंट का नाम लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट के टर्म 1 के मुझे परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो मैंने यहाँ लगाया वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरी ये अमित हो गया, एंड लुकअप एरे जो मेरा हो गया ये हो गया आपका। अब मुझे इसकी टर्म 1 की परफॉर्मेंस चेक करनी है। कॉलम इंडेक्स मेरा 2 हो गया एंड एग्जैक्ट मैच हो गया 0। अब मैं अगर इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ हैश एन ए आ रहा है। हैश एन ए मीन्स नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि ये जो अमित है इस डेटा सेट में जो हमने एरर लिया उसके अंदर तो है ही नहीं, वो उसको मिला ही नहीं है, इसलिए ये एरर यहाँ पे शो हो गई। अब हमें चाहिए कि ऐसी एरर जो आती हैं ऐसा नहीं ना दिखा के हम वहां पे दिखाएं कि नॉट फाउंड, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा यूजर के लिए। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? अब यहाँ पे लगाएंगे हम इफ एन ए। सेम हमारा फॉर्मूला यहीं पे रहेगा अंदर, एंड यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा के अब अपना आप यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा नॉट फाउंड, मीन्स ये जो आप नाम सर्च कर रहे हो ये नहीं मिला, तो यहाँ मैंने लिख दिया नॉट फाउंड। अब एंटर प्रेस किया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरर शो कर रहा है वो नॉट फाउंड कर रहा है। क्यों? अब वो तो यूजर ये समझ जाएगा कि ये जो डेटा है मेरा उस डेटा सेट में अवेलेबल ही नहीं। बट अगर वो ऐसा नेम सर्च करता जो उस डेटा सेट में है तो वो क्या करेगा, वो आपको सिंपली रिजल्ट शो करेगा। जैसे यहाँ अर्नव सिंह मैंने लिख दिया, तो अब देखिए यहाँ पे इसका टर्म 1 का मार्क्स शो हो गया फेल। बट अमित के केस में क्या हो रहा है, क्योंकि वो नहीं मिल रहा था उसने रिजल्ट जो शो किया वो क्या, नॉट फाउंड। तो ये जो है यूजर अच्छे से समझ पाएगा कि भाई हाँ ये डेटा मुझे मिला ही नहीं। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम इफ एन ए यूज करते हैं। ये होता है हमारा एरर हैंडलिंग। इफ एरर एंड इफ एन ए यूज करके हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे लॉजिकल फंक्शंस। होपफुली आपको ये लॉजिकल फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। अगर हम ये वीबीए पॉइंट से देखें फ्रेंड्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीबीए कोड लिखते वक्त हम इन लॉजिकल फंक्शंस को बहुत यूज करते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।